Everyone, my name is Jagriti Tukral, and today we are going to discuss the topic that is group learning. ये आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर थर्ड है लर्निंग एंड टीचिंग उसका सब टॉपिक है। तो हम लोग आगे पहले ही कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटोरिंग ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आज ग्रुप लर्निंग कि अगर बच्चे ग्रुप में पढ़ाई करें या ग्रुप में कोई चीज़ याद करने की कोशिश करें तो क्या फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं, टीचर का क्या रोल होता है, ग्रुप लर्निंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। So, moving on to the first slide, in this slide we will going to discuss the meaning of the group learning कि क्या meaning होता है. So, group learning can be defined as a collection of persons who are emotionally, intellectually, and aesthetically engaged in solving problems. ठीक है, ग्रुप लर्निंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि ऐसे कुछ मतलब ग्रुप लर्निंग ऐसा नहीं आप बोल सकते कि सिर्फ स्टूडेंट्स के केस में होती है, बड़े लोग भी कुछ ग्रुप में अगर कोई टास्क कर रहे हैं तो उसमें भी लर्निंग होती है। बट राइट नाउ वी आर इन बीएड और हमें बच्चों के लिए पढ़ना होती है ये सब चीज़ें, तो हम लोग स्टूडेंट्स को एक फोकस रखकर अपना सेंट्रल आइडिया मानकर हम उसके आगे पीछे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। So group learning can be defined as a collection of persons, or you can use the word students also, who are emotionally, intellectually and aesthetically engaged। ठीक है, आपको इमोशनली भी इंगेज होना है, इंटेलेक्चुअली भी अपने दिमाग का भी पूरा यूज करना है, प्लस आपको एस्थेटिकली इंगेज होना है। आपको कोई भी फाउल लैंग्वेज या कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे जिससे किसी का कोई हर्ट हो या किसी की फीलिंग्स हर्ट हो या कोई डिसरिस्पेक्टेड फील करे। तो एस्थेटिकली एंगेज होना है इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड मेकिंग मीनिंग। ठीक है, आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, आप ग्रुप लर्निंग तो एक प्रोसेस है बट एंड में तो आपको एक प्रोडक्ट बनाना है एंड मेकिंग मीनिंग, उस प्रोडक्ट का कोई मीनिंग भी होना चाहिए। एन assemblage in which each persons learn autonomously and through the ways of learning of others। इसमें क्या होता है, जो भी इंसान ग्रुप लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं वो एक दूसरे की लर्निंग से ही लर्निंग लेते हैं। कि अगर अच्छा फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में 4 से 5 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को एक एक स्किल आती है। तो मान लीजिए अगर ए स्टूडेंट को, ठीक है, वन स्टूडेंट को एक स्किल आती है तो चारों को नहीं आती होगी, तो उस स्किल को वो क्या करेगा, उन चारों को सिखाएगा। फिर सेकंड नंबर स्टूडेंट को जो स्किल आती होगी वो बाकी चारों को नहीं आती होगी। सो दिस इज द थिंग, ग्रुप लर्निंग में आप क्या है, आप सीखते ही हो। ठीक है, बेसिकली आप लर्न ही करते हो, किसी की कोई स्किल्स लर्न कर लेते हो, किसी का कोई हैबिट लर्न कर लेते हो। सो ग्रुप लर्निंग इज दैट थिंग। ग्रुप लर्निंग एनकरेजेस पीयर डिपेंडेंस। ऑब्वियसली ये इनकरेज करता है पीयर डिपेंडेंस को। हाउ? बिकॉज अगर आपको कोई टास्क दिया गया है ग्रुप में करने के लिए तो आप अपने पीयर्स से ही सीखोगे, जो आपके ग्रुप में आपके मेंबर्स हैं आप उन्हीं से ही सीखोगे। सो इट एनकरेजेस द पीयर डिपेंडेंस। द स्किल्स लर्न फ्रॉम वर्किंग इन ग्रुप्स इंक्लूडिंग, जो स्किल हम याद करते हैं ग्रुप्स में काम करने के बाद, चाहे वो नेगोशिएशन हो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, फीडबैक हो, रिस्क टेकिंग हो, आर द स्किल्स विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द चेंजेस इन द ग्रुप एंड इन ऑर्गेनाइजेशन। जो कि बहुत ज़रूरी होती है, जो कि एक ग्रुप में चेंज लेके आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर आती है। सो ग्रुप लर्निंग से जो भी हमें स्किल्स मिलती हैं, वो जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन एनहांसमेंट में हमारी हेल्प करता है, हमारी ग्रुप एनहांसमेंट में हमारी मदद करता है, हमारी पर्सनल एनहांसमेंट में मदद करता है। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है आप सिर्फ और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं, नहीं, आप पर्सनली भी बहुत कुछ चीज़ें याद कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ग्रुप लर्निंग का मीनिंग समझ में इजीली आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Hence, the group learning is based on these facts। जो group learning है वो इन facts पे depend करती है। कैसे? In a social situation, the group is catalyst for learning as well as a source of learning। ठीक है, एक सोशल सिचुएशन में अगर आपको कोई ग्रुप लर्निंग करनी है तो ग्रुप क्या है, एक तरह कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, आपको सिखाएगा कि लर्निंग क्या होती है, एज वेल एज आप एक सोर्स बन जाते हो लर्निंग का। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से हर किसी को एक एक स्किल आती है। तो जो एक स्किल जिसको एक बच्चे को आती है वो हो गया कैटलिस्ट। ठीक है, और फिर वो बाकी सबको सिखाएगा, फिर आप आगे सबको सिखाओगे, तो आप क्या बन गए, आप सोर्स बन गए लर्निंग का।
ठीक है. सो दिस इज द थिंग. सेकेंड इज फीडबैक फ्रॉम अदर्स इज अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. ऑब्वियसली अगर आपके ग्रुप में एक फीडबैक का प्रोसेस नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के शर्म में आके आप उसे ये नहीं बोल पा रहे हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है या कुछ है, तो आप उसको सही फीडबैक नहीं दे पा रहे हो. जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बट क्या होता है कि वो अच्छा पढ़ा नहीं सकते, वो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं. सो दैट्स आवर फीडबैक. कई बार हम लोग फीडबैक देते हैं कि यस सर इज़ वेरी मच नॉलेजेबल, बट दो वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं हमें. कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो दैट्स कॉल्ड द फीडबैक. अगर आप फीडबैक नहीं दोगे तो ग्रुप में समझ ही नहीं, ग्रुप में अगर आप खराब या नकली फीडबैक दोगे तो क्या होगा कि जो सिखा रहा है स्किल उसको तो लगेगा कि मैं अच्छे से सिखा रहा हूँ, बट आपको तो समझ में नहीं आएगा. सो फीडबैक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस लर्निंग प्रोसेस. थर्ड पॉइंट, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एनरिच लर्निंग. ऑब्वियसली अब कोई एक बंदा एक स्किल सिखा रहा है, ठीक है, आपको एक कोई और आइडिया आता है आपके दिमाग में कि अरे इसका तो ये भी हो सकता है, तो क्या होगा कि वो जो आप अपना पॉइंट जब सबके सामने रखोगे तो सबको लगेगा अरे हाँ, अगर सबको करेक्ट लगा तो क्या होगा, लर्निंग का एक दूसरा वे बन जाएगा, मतलब उनको एक और नई चीज याद करने को मिल जाएगी. सो क्या होगा, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एनरिच लर्निंग. लर्नर्स हैव encouragement टू टेक रिस्क एंड मेक चेंजेस. जो लर्नर्स होते हैं उनके अंदर एक इनकरेजमेंट होता है रिस्क लेने का और चेंजेस करने का. ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ याद कर रहे होते हो तो आप एक आप चेंज तो लाते ही हो, वेदर इट्स इन योर सेल्फ और इन समबडीज एल्स. ये लर्निंग का एक प्रोसेस होता है कि चेंज तो आएगा ही आएगा. सो हियर इज द थिंग, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. वी हैव द रोल ऑफ द टीचर. कि रोल क्या है. टीचर में प्रोवाइड scaffolds. Scaffolds क्या होते हैं? Scaffolds refers to a variety of different kinds of help that enables the student to complete tasks that they could not have completed on their own. स्काफोल्ड क्या होते हैं, वेराइटी ऑफ हेल्प होती है जो बच्चों को इनेबल करती है कि ताकि वो अपना टास्क कंप्लीट कर सके दैट दे कुड नॉट हैव कंप्लीटेड ऑन देयर ओन. विद द हेल्प ऑफ समथिंग आप एक अपना टास्क पूरा कर रहे हो, अगर आप वो हेल्प ना ले पाते तो आपका टास्क पूरा ना हो पाता. सो दैट्स कॉल्ड स्काफ फोल्डिंग. सो टीचर कई बार स्काफ फोल्ड्स प्रोवाइड करते हैं. कौन से स्काफ फोल्ड्स प्रोवाइड करते हैं? आपको बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको अपनी गाइडेंस दे सकते हैं, आपको कोई आउटसोर्स हेल्प बता सकते हैं. सो दिस इज द थिंग. टीचर कैन ब्रेक टास्क इन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स. ऑब्वियसली टीचर क्या करती है, टास्क को ब्रेक डाउन कर देती है स्मॉलर पार्ट्स में और उसको फिर ग्रुप में डिवाइड कर देती है. Teachers' role in collaborative work consists of instruction to focus on a particular kind of टास्क. इसमें क्या होता है कि टीचर का रोल है वो क्या है कि बच्चों को फोकस रखे एक ही टास्क के ऊपर. ये नहीं है कि बच्चा इधर उधर भटक रहा है, उनको जो काम दिया गया है बच्चा वो काम करे. टीचर्स ऑल्सो प्रोवाइड हिंट्स व्हेन स्टूडेंट्स आर हैविंग डिफिकल्टी. दिस इज ऑल्सो स्काफोल्ड. ठीक है, टीचर हिंट प्रोवाइड करती है जब बच्चों को डिफिकल्टी होती है. सो दिस इज द रोल ऑफ द टीचर. Moving on to the next slide. The next slide says scaffolding may be provided by the teacher or built into supporting materials such as text, worksheet or computer software that students are using. जैसे कि मैंने आपको बताया टीचर स्काफोल्ड्स किस किस फॉर्म में प्रोवाइड कर सकती है, टेक्स्ट बुक्स, वर्कशीट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड मैनी मोर थिंग, जो बच्चों को एक हेल्प दे सकती हैं कि आपको काम ऐसे करना है. Another method of scaffolding is the use of cognitive prompts which are question or directions to use specific strategies. ठीक है, एक और मेथड होता है स्काफोल्डिंग का कि आप बच्चे से क्वेश्चन फॉर्म में ही पूछिए ताकि वो बच्चा एबल हो सके कुछ आंसर देने में. देखिए कई बार क्या होता है, बच्चा आंसर के बहुत क्लोज होता है, हम प्रॉम्प्टिंग करते हैं. प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है हम उससे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसके पास उसके पास बच्चे के पास आंसर होता है बट वो पहुंच नहीं पा रहा होता है. तो हम एज अ टीचर ऐसे सवाल करते हैं कि वो बच्चा सवाल उस आंसर तक अपने आप ही पहुंच जाए. हम प्रॉम्प्टिंग करते हैं बेसिकली. तो स्काफ फोल्डिंग का अनदर एक मेथड है दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव प्रॉम्प्टिंग. टीचर्स may provide instructions into how to construct arguments before asking students to complete tasks involving written argumentation. टीचर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है कि आपको आर्ग्यूमेंट्स कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं जब
आपका टास्क होने से पहले इन्वॉल्विंग द रिटन आर्ग्यूमेंटेशन। ठीक है, मतलब आपको ऐसे नहीं, आपको लड़ना नहीं है किसी से, आपको आर्ग्यू भी करना है। अगर आपको कोई पॉइंट सही नहीं लग रहा है अपने ग्रुप में तो आप आर्ग्यू कर सकते हो, बट देयर इज अ प्रोसीजर, देयर इज अ, जो टीचर आपको बताती है कि आपको कैसे आर्ग्यू करना है, क्या आर्ग्यूमेंटेशन आपको, क्या लैंग्वेज आपको यूज करनी है बेसिकली। सो दिस इज द रोल ऑफ द टीचर इन द ग्रुप ऑफ लर्निंग। सो हेज द एंड ऑफ द वीडियो। ग्रुप लर्निंग आपका छोटा सा ही टॉपिक था। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel for more updates. If anybody is having any query, please let me know in the comment section below. Please, 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 I really need your support. ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो मैं और ऐसी वीडियोस डालती रहूँगी अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video.